हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे अप्रैल मंथ का विजनाइज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। इसमें जो है ऑलरेडी हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। वो है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरीके से वन बाय वन सारे पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब चलिए इसके बाद जो अगला पार्ट है हम वो देखने वाले हैं, वो है इकोनॉमी। तो फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स कंटिन्यूअसली जो है हम इसे कवर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी में जो पहला आर्टिकल है ये किसके रिगार्डिंग है वो हम यहाँ पर हल्का देख लेंगे। ओके, पहला आर्टिकल बात कर रहा है आपका इनोवेशन इकोसिस्टम फॉर डीप टेक। ये जो डीप टेक्नोलॉजी है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। ओके, अच्छा इसके पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आप हमारा आशा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं जिसमें आपकी प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन होगी। जी हाँ, मेंस की भी प्रिपरेशन होगी, करंट अफेयर्स जो है उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे आपको करवाए जाएंगे स्पेशली फॉर मेंस रिलेटेड। इसके बाद जो है आशा बैच क्वेरीज जो भी है आपकी आप वहां से वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है 3 अलग बैचेस हैं जो कि सिर्फ एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, एक प्रीलिम्स प्लस मेंस है और एक कॉन्सोलिडेट जो आपको एक लॉन्ग टेन्योर के लिए। तो सब कुछ आप चाहे तो यहाँ पर कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे ज्यादा टाइम ना देते हुए। इनोवेशन जो है आपका इकोसिस्टम फॉर डीप टेक, इसमें हम देखेंगे एक हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे एआर कहते हैं, एक हो गया आपका वर्चुअल रियलिटी। ओके, ये हो गया आपका बिग डेटा। अब बिग डेटा के अंदर क्या क्या आता है, जैसे डीप टेक्नोलॉजीज, ये जो डीप की बात चल रही है सारी टेक्नोलॉजीज जो है ये डीप टेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है, डीप टेक्नोलॉजी में है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विजन एंड स्पीच एल्गोरिथम, बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी भी हमने काफी ज्यादा देखा हुआ है। ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, सब किस में आता है, यहाँ पर डीप टेक में आता है। तो यहाँ पर ये समझना है अब इनोवेशन इकोसिस्टम कैसा है इसका, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहना है कि यूनियन मिनिस्टर जो है, पहले तो हमारे पास न्यूज में आया क्यों, है ना, कोई एकदम से न्यूज में उठ के कैसे आ गया, ये इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कॉन्टेस्ट जो है हमेशा यहाँ पर दिया हुआ रहता है कि यूनियन मिनिस्टर जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्हें अर्ज किया इंडियन स्टार्टअप को कि भाई आप फोकस करें डीप एंड टेक इनोवेशन पर। ठीक है, इस पे फोकस करने के लिए कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तब डीप टेक स्टार्टअप क्या होता है, ये जो इनोवेशन होता है ना, फाउंडेड ऑन एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, तो ये इस पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये जो है इस पे बेस्ड होता है, इनकम्पासिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो कि इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, वेरियस टेक्नोलॉजी से मिलके इसका यूज करते हुए बनता है। ठीक है, आई बात समझ में। डीप टेक स्टार्टअप यूटिलाइज एग्जिस्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट नोबल टू मार्केट सॉल्यूशंस। तो कुछ भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर किस में आएंगे, डीप टेक में आएंगे। ये सब जो है डीप टेक है, आपको याद रखना, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉक लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब कुछ जो है यहाँ पर इसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे कि हम कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, बहुत जगह यूज है इसका। अब मटेरियल साइंस में यूज करिए, फोटोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत तरीके के मार्केट्स में भी ये यूज हो सकता है। तो डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इंडिया में, इंडिया के पास जो है करंटली इंडिया डीप टेक इकोसिस्टम करंटली एट अराउंड 4,000 स्टार्टअप्स। ठीक है, जो कि लगभग 10,000 होने की संभावना है 2030 तक। मतलब इस तरीके के डीप टेक स्टार्टअप्स काफी होंगे। ओके, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये डेटा कि भाई कितना है, गवर्नमेंट भी कर रही है और हम भी इसके लगभग जो इसका टारगेट है। डिस्पाइट हैविंग थर्ड लार्जेस्ट पूल ऑफ डीप टेक स्टार्टअप, इंडिया रैंक 6 अमंग द टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। हमारे पास स्टार्टअप्स भले बहुत सारे हैं, ज्यादा है, थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन वो उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इससे कारण क्या है कि अभी भी इंडिया 6th रैंक पे है टॉप 9 में से, जो टेक इकोसिस्टम है। आई बात समझ में, तो ये जो है हल्का याद रखेंगे। बाकी जो 4 है डिपटेक है, एक फंड भी जो है देखिए इसके लिए सिर्फ 1.6 बिलियन के आसपास आया है। हालांकि इसमें अच्छी चीज क्या है कि 78% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। समझ रहे हैं, मतलब जो पिछले साल जितना था उससे 78%, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर $0.9 बिलियन रहा होगा, 1.6 हो गया, तो ये लगभग लगभग 78% का, तो वो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। लेकिन ये भी काफी कम है, बट ठीक है, ये एक प्रोग्रेसिव है कि यहाँ पर हमारे पास जो है कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं स्टार्टअप किसको, फंड्स को। ऑब्वियसली बात, उन्हें फंड्स की जरूरत है तभी तो मार्केटिंग कर पाएंगे, हर चीज कर पाएंगे।
है ना? आप चाहे अभी कोई भी यूज कर रहे हो, आप ब्लिंकिट यूज कर रहे हो, आप स्विगी, जोमेटो जो भी यूज करते हो, वो आप तक पहुंचे तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो कॉस्टिंग, वो टेक बनाने के लिए, वो R&D रिसर्च, हर एक चीज में जो है यहाँ पर पैसा लगता है। तो कैसे आएगा? हर किसी के पास इतना पैसा तो नहीं होता है, इसलिए भी उन्हें फंड रेज करना पड़ता है। तो इसे अट्रैक्ट किया है इतना, लगभग जो है $1 बिलियन। ओके, एग्जाम्पल की बात करी जाए तो अग्निकूल कॉस्मोस स्टार्टअप, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉस्मोस से स्टार्टअप, ठीक है? अग्निकूल याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे जैसे कि आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी इज रिवर्सलाइजिंग द यूएवी मार्केट एंड इट्स एडवांस ड्रोन्स। तो ये जो है इस मार्केट और एडवांस ड्रोन्स पे काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है। तो मेन ये है कि मेंस आंसर राइटिंग में भी आ गया इसके बारे में। तो आप इस तरीके से अगर ये डायग्राम बना देंगे तो यू विल एबल टू फेच मोर मार्क्स। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट है उसके हम नोट्स बनाते हुए चले, है ना? मेन है नोट्स। वैसे अब वीडियो भी चाहे तो, जब अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल स्पीड पे देखिए 1.25 पे, नेक्स्ट टाइम देखिए 1.5 कर दे, फिर 1.75, फिर 2x कर दे। लेकिन ये रिवीजन जो है कम से कम इतना आपको करना तो पड़ेगा ही कि 3 से 4 बार वीडियो से कर ले, 2 3 से 3 बार अपने नोट से कर ले, तब वो बारीकियां जो है वो याद रहेगी और फिर जो आपके प्रीलिम्स में आपको वो काम आ पाएगी। ठीक है, इंडिया क्यों लैग कर रहा है? एक वैसे आपको बता दिया कि फंडिंग उतनी है नहीं। ओके, और इंडिया जो है, जो भी कैपिटल लगाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट सोचते हैं स्विगी जोमेटो से फटाफट फटाफट पैसा आ जाए, लेकिन जो पेशेंस लगता है कि कैपिटल में कि अभी वक्त लगेगा, अभी हम जो है कुछ रॉकेट मिसाइल्स टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इसको जाने में वक्त लगेगा, तो रिटर्न्स जो है थोड़ा लेट आएगा, लेकिन अच्छा आएगा। बट वो रिटर्न्स के लिए वेट नहीं करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी जो है क्विक कॉमर्स की तरह जो है कुछ क्विक रिटर्न्स आए। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर जो है कुछ हर्डल्स वगैरह है। ठीक है, आ गई होगी ये बात समझ में। इसमें देखा जाए डीप टेक फंड जो है प्रपोज्ड इन यूनियन बजट 25-26, ठीक है? इन्होंने भी जो है यहाँ पर बजट बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट के ही भरोसे रहते हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर्स के ही थ्रू पैसे आते हैं। गवर्नमेंट भी जो है वो भी अपना एक बजट बना के रखती है कि हाँ, हम भी इतना जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये इस हिसाब से जो है चीजें यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला आर्टिकल, वो क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स की अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिति, ठीक है? इसके अंडर में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप रोबस्ट कंपोनेंट्स, ठीक है? अच्छी कंपोनेंट बने, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बने, बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक तो ग्लोबल है और डोमेस्टिक है। ग्लोबल मतलब कि भाई बाहर से जो कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। लोकल हमारी खुद की इंडस्ट्री है, टाटा है, ठीक है, बाकी भी जो है महिंद्रा है, ये सब वो भी यहाँ पर इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो उसकी बात चल रही है कि भाई ये ऐसा करेंगे, ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है। अक्रॉस द वैल्यू चेन बाय इंटीग्रेटिंग द इट्स डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री विद द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन जो है उसके हिसाब से यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बात की गई है आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को। ऑब्वियसली बात है, हम आत्मनिर्भर भारत की जब भी बात करते हैं तो वो निर्भर तभी होगा भारत आत्मनिर्भर जब आपके देश में वो चीजों का उतना प्रोडक्शन हो कि आप सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट हो जाए। ओके, तो वो उसकी यहाँ पर बात चल रही है कि जो भी क्रिटिकल चीजें हैं वो कम से कम हमारे देश में एक सफिशियंट अमाउंट में रहे, हम कहीं ज्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंस ना हो। ओके, अब देखेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सेक्टर जो कि इंडिया में है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात की जाए तो ये जो इंडस्ट्री है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का। ये याद रखेंगे, विथ 5 टाइम्स ग्रोथ इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड। पिछले 10 साल में 5 टाइम्स ग्रोथ हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर है इज वर्थ मोर देन 150 बिलियन टूडे, 150 बिलियन से ज्यादा है। बाय द एंड ऑफ द डिकेड जो है इस साल के मतलब डिकेड के एंड तक 2030 के अराउंड ये $500 बिलियन के आसपास का प्रोडक्शन हो जाएगा। कई बार समझ में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज हो जाती है कि अब एक्सपोर्ट की भी बात करें तो दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट 29 बिलियन टू इंडिया एक्सपोर्ट। तो इतना जो है यहाँ पे इंडिया के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद तो कंज्यूम करते ही करते हैं,
ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बस हम लगभग लगभग जो 29 to 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जो कि लगभग 20% कंपाउंडेड एंड एवरेज जो है इसका ग्रोथ है हर साल का। बहुत बड़ी बात है, साल दर साल जब देखिए 20% इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर कहीं से भी आ जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। तो ये यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, ये काफी जो है अच्छी चीज है। ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंडस्ट्री। यहाँ पर देखिए कि 5G टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इनेबलमेंट है, कि इसे इनेबल किया गया है। ओके, एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर इनोवेशन करने की यहाँ पर बात की गई है। अब भाई हर जगह हर आर्टिकल में चैलेंजेस क्या है, जब ये मेंस के लिए भी लिखे आपको पता चल गया न्यूज में क्यों है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या टेक्निकल लिमिटेशंस है। इसके बाद आप चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रही है, हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि टैरिफ एंड मटेरियल कॉस्ट जो है 4 से 5% वो डिसएडवांटेज है और कंपोनेंट कंपेयर टू चाइना ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, तो हमारे पास वैसे भी इनपुट जो है वो मास प्रोडक्शन करता है, तो इसलिए क्या है, उनके पास पर यूनिट कॉस्ट का हमारा वो ज्यादा हो जाता है, तो इसी कारण हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे यार। तो जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट उस पर होता है। आई बात समझ में? तो ये चीज है, लैक ऑफ R&D एंड डिजाइन इकोसिस्टम। इंडिया में जो R&D और डिजाइन इकोसिस्टम की काफी कमी है। इंडिया स्पेंड लेस देन 1% ऑफ जीडीपी और R&D। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उसका 1% से भी कम जो जीडीपी है वो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाते हैं। आई बस समझ में? तो ये चीज जो है यहाँ पर आपने समझ ली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आप सब चाहे पॉज करें पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो टर्न ओवर टू इन्वेस्टमेंट रेशियो की अगर बात की जाए तो इकोसिस्टम काफी है, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड है वेट करना पड़ता है 1 से 2 साल। एग्जिट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। आज आपने भाई पूरा पेपर वर्क कर रहे हो, कल कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर प्लांट सेटअप करोगे, मशीन लगाओगे, फिर एक टाइम के बाद जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, इसमें 1 से 2 साल लग जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये वही वाली बात है कि जो इसका रजिस्ट्रेशन पीरियड है वो काफी हाई है। ठीक है, तो ये भी जो एक मेजर चैलेंज है। ओके, गवर्नमेंट स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक बूम इन इंडिया। गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेक इन इंडिया देख सकते हैं, यस डेफिनेटली। इसके बाद जो है पीएमपी, इनकरेज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल डिवाइस, तो मोबाइल डिवाइस पे काफी ज्यादा ये किया था। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स जो दिए जा रहे थे, 3 से 6% इंसेंटिव दिया जाता था। इंक्रीमेंटल सेल फॉर मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ओवर 5 ईयर्स, जो भी सेल हो रही इंक्रीमेंट जो भी बढ़ा रहा है उसमें 3 से 6% तक का आपको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव ही दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने 100 करोड़ का क्या किया, इंक्रीमेंटल सेल किया, तो आपको 3 से 6 करोड़ रुपए का क्या इंसेंटिव दिया जाएगा। तो अच्छी बात है ना, कोई एडिशनल कंपनी को वो चीज मिल रही है। तो ये क्या करेगा, ओवरऑल जो है इनका जो सेल्स उसको भी बूस्ट करेगा, है कि नहीं? ये सब चीजें, इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट डिस्प्ले इकोसिस्टम विद 76,000 कोर आउटलेट। यहाँ पे 76,000 कोर आउटलेट, वहां पर उसकी यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, एक फिजिकल इंटरवेंशन। देखिए, एक होता है कि पैसों के थ्रू, क्योंकि नॉन फिजिकल इंटरवेंशन। ठीक है, जिसमें कि क्या लोकली प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट जो होंगे यहाँ पर उसे सपोर्ट किया जाएगा बाई स्केलिंग मैन्युफैक्चरिंग। स्केल कैसे करोगे, जब आप इसी बात आपके फिजिकल पैसा जो है वहां पे आया है। ठीक है, नॉन फिजिकल में कैसे, कि मान लीजिए भाई हमारे देश में कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है, एक तो होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने में, और प्रोडक्शन बढ़ाओ तो कॉस्ट कम होगा। एक है कि ड्यूटीज लगा दो, इंपोर्ट ड्यूटीज। मान लीजिए कि कोई चीज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, भारत में जो है वो से 5,000 का है, जस्ट एग्जाम्पल, वो 5,000 का है। ठीक है, सेम चाइना में वो जो है 4,000 में बनता है, और इंडिया में वो इंपोर्ट कर देते हैं 4.5 के पे। अब इंडिया में 5 के से कम तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, इंपोर्ट बढ़ा के इसको 5 के इक्विवेलेंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ताकि अब बराबर हो जाए कंपटीशन, और फिर जो भी चाहे इंडियन लेना हो इंडियन ले, या जो लेना है वो। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 10 साल यहाँ पर इसके हो चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा में 2015 में लाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री एक्सेस टू द क्रेडिट इन सीमलेस मैनर टू माइक्रो इंटरप्राइजेस। मतलब ये है कि देखिए, जो भी क्रेडिट, जो भी लोन दिया जाता है, उसके बदले कोई कोलेटरल लेने नहीं भरा जाएगा। जैसे मानिए
किसी ने पैसा लिया, ठीक है, तब इसके बदले जो है आपको गिरवी रखिए कोई सामान, तो वो उसकी जरूरत नहीं। कोलेटरल का मतलब ये कि हम इस सामान के बदले आपको ये पैसा दे रहे हैं। होम लोन में भी कोलेटरल जमा हो जाता है कि आपका जो घर का पेपर है वो जमा रहता है तब तक जब तक आपको वो आप लोन क्लियर ना कर दें। आई बात समझ में? तो ये सब जो चीजें कोलेटरल में रहेंगे। मुद्रा लोन अंडर PMMY कैन बी अवेल फ्रॉम नियर बाई ब्रांच ऑफ अ बैंक। तो कोई भी बैंक है वहां से ये आप क्या कर सकते हैं, मुद्रा लोन जो है यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हेल्प करने के लिए बिजनेसेस को। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई ऐसे कोलेटरल नहीं मांगा कि इसके बदले आप जैसे दुकान के पेपर रखें, ये करे वो करे, वो सब चीजें नहीं है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो शिशु, तो ये 50,000 तक का जो लोन है वो, फिर किशोर जो थोड़ा सा बढ़ गया उससे, तो ये 50,000 से 5 लाख तक का, फिर एक तरुण 5 लाख तक से 10 लाख तक का, और फिर तरुण प्लस 10 से 20 लाख तक का। ये कैटेगरी भी जो लोन की याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद असिस्टेंस के लिए जो है ओवरड्राफ्ट अमाउंट है वो भी 10,000 है, जो इसे सैंक्शन किया हुआ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। कि आपके पास अगर जनधन योजना का अकाउंट है तो 10,000 रुपया पैसे सैंक्शन करवा सकते हैं। ओके, फिर बाद में आप उसे वापस करते रहें। अब की फीचर्स देखा जाए तो की फीचर्स में क्या क्या है, प्रोग्रेसिव लेंडिंग है फ्रॉम शिशु टू तरुण। जिस शेयर ऑफ किशोर लोन वाज ग्रोन फ्रॉम 5.9% से 44%। समझ रहे हैं, जो किशोर लोन है वो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बढ़ा, देख सकते हैं अमाउंट 50,000 से 5 लाख के बीच का लोन। आई बस समझ में? हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, सबके पास पैसा आएगा, हर स्टेट वहां से अपना बिजनेस कर सकेगा, कुछ ना कुछ करके वो आगे बढ़ सकेंगे। जैसे बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, ये सब की बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इसकी बात की गई है। इसके बाद फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर की देखा जाए तो आउट ऑफ 52 करोड़ लोन जो कि गिवन है बाय मुद्रा स्कीम, 52 करोड़ लोन है, सोच लीजिए दिए गए अलग अलग, ओवर 10.6 करोड़ हैव गॉन टू फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें से इतने ज्यादा जो है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के पास गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। अब देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा जाए तो ये जो है आपका सोशल क्लास वाइज शेयर इन टोटल जो है आपका, वो है जनरल के लिए 50%, ओबीसी के लिए 28, ये SC ST इतने 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 परसेंट है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर ये इस तरीके से पैसा जो है गया है। कंट्री वाइज शेयर इन टोटल PMMY अकाउंट, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा गया, फिर न्यू एंटरप्रेन्योर को गया है, फिर माइनॉरिटीज को गया है। आई बात समझ में? तो ये डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे एक जगह नोट रखें। ओके, चलिए मेजर्स क्या क्या टेकन है इंप्रूव करना मुद्रा लोन को, इंक्रीज करिए फाइनेंशियल अवेयरनेस, लोगों को पता रहे इसके बारे में तभी तो लेंगे। इनहेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम, उसे इनहेंस करना। इंक्रीज करना टिकट साइज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इसके बाद मतलब जो अमाउंट है वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा और बढ़ाना। इम्प्लीमेंट अ रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैसे क्या चीजें चल रही हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, तो वन स्टेट वन आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स की बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहा, एमलगेमेशन वाज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एमलगेमेशन कर रहा है, दोनों को मिला के एक कर रहा है। इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर रीजनल रूरल बैंक 1976 के एक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, दिस इज द फोर्थ फेज ऑफ एमलगेमेशन। ये फोर्थ फेज है जिसमें जो है मिला के एक सिंगल कोशिश की जा रही है। वन स्टेट वन आरआरबी ही रहे, बहुत सारे थे तो वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तो देयर विल बी 28 आरआरबीज डाउन फ्रॉम 43 अर्लियर, फिर 43 से उसको कम किया, इस तरीके से एमलगेमेशन मर्जर आप जो बोले। ठीक है, जैसे कि बैंक बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यवर्त बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, ये सब जो है यहाँ पर इसके अंडर में आएंगे। ये फर्स्ट फेज ऑफ एमलगेमेशन जो है was based on recommendation of the डॉक्टर व्यास कमेटी, तो डॉक्टर व्यास कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा है, विथ फोकसेस ऑन मर्जिंग आरआरबी। इसका फोकस क्या है, मर्ज करना आरआरबी को। कौन सी कमेटी है, व्यास कमेटी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखें भाई। ठीक है, वर्किंग ग्रुप की बात की जाए तो फर्स्ट 5 आरआरबी वर सेट टू क्लोज जो है आपका 2 अक्टूबर 1975 में थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तो पहला 5 जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू आया इस टाइम फ्रेम के बीच में। आई बात समझ में?
तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। ओनरशिप की बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, आरआरबी में 50% स्टेक उसके पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी स्टेक होता है 15% का। और जो स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक जिसे स्पॉन्सर करी उसके पास 35। मान लीजिए कि एक बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, तो उसमें 100 करोड़ रुपए से स्टार्ट किया। मान लीजिए 50 करोड़ का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, 15 करोड़ होगा इसका। और मान लीजिए इसको HDFC क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो 35 करोड़ जो है उसके होंगे। आई बात समझ में? तो ये स्पॉन्सरशिप इस हिसाब से रहती है। अब रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मस्ट एलोकेट 75% ऑफ ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और COB क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये है जो कि किसे पहले प्रायोरिटी देगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को पहले प्रायोरिटी देगा। अब मेंटेन करने की बात की गई है CRAR, जो कैपिटल टू रिस्क वेस्टेड एसेट रेशियो जो है वो 9% के आसपास रहने की बात की गई है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है वन स्टेट वन आरआरबी का। विद द आरआरबी बिजनेस एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इज एक्सपेक्टेड टू रीच 5.2% बाई FY30, और इसके बाद जो 3.7% एज ऑफ FY24। तो ये जो है आपका हल्का सा यहाँ पे बेबी बढ़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है, आई बात समझ में? फिर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात की जाए तो दी एमलगेमेशन आरआरबी विल हैव, ये क्या करेगा, ग्रेटर कैपिटल बेस होगा। भाई इस एक ही जगह कैपिटल बेस जो है काफी अच्छा होगा। इंप्रूव लिक्विडिटी पोजीशन, ऑब्वियसली बात लिक्विडिटी पोजीशन को क्या करते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा। ठीक है, जो लिक्विडिटी पोजीशन जो है उसे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ड्यू टू इकोनॉमिक स्किल्स। यहाँ पर एफिशिएंसी जो है यहाँ पर क्या इंप्रूव करने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं कि चैलेंजेस आखिर क्या क्या आते हैं एमलगेमेशन ऑफ आरआरबी के। अगर आप कोई भी दो एंटिटी को एक साथ काम करवाना चाहेंगे तो एक नेचुरल है, अगर आपको इतना नहीं भी, आप अपने कॉमन सेंस से भी कुछ चीजें बता सकते हैं कि देखिए वहां पर डिफरेंस इन ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एमलगेमेशन बैंक। हर बैंक एक अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग तरीके से वर्क होता होगा, अलग तरीके से बुक कीपिंग होती होगी, किस तरीके से सारे रिकॉर्ड्स रखे जाएं। तो ये सब कुछ जो डिफरेंसेस है, एम्प्लॉयज का भी कहीं ना कहीं कल्चर जो होता है काम करने का वो अलग हो जाता है। तो ये जो चीजें, ये कम से कम एक ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक ये चैलेंज है। अनएक्सपेक्टेड डिले इन डाउन टाइम विद इम्पैक्ट ऑन कस्टमर। अब देखिए एमलगेमेशन होना, दोनों को एक एंटिटी बनाना, इसके लिए देखिए लास्ट में क्या होता है, सब एक रबर स्टैंप एक होते हैं, हर एक स्टैंप वर्क से लेके सब कुछ एक करना पड़ता है। तो कितना टाइम लेगा कि अब दो को एमलगेमेशन करके, अब एक बैंक है A बैंक B बैंक, मान लीजिए A बैंक और B बैंक दो वहां पर आरआरबी बैंक थे, और उसको आपको A डैश बैंक बनाना है। ठीक है, मर्जर ए डैश बैंक बनाना है या फिर AB बैंक बनाना है ऐसे, तो इसके लिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन से लेके सब अलग होगा, हर एक चीज अलग करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? एक इसका आप पहले क्या कर रहे थे, नेट बैंकिंग ए की अलग कर रहे थे, बी की मान लीजिए अलग कर रहे थे, अब दोनों का कंबाइंड होगा, पूरे डेटा को एक साथ लाना पड़ेगा, किसका क्या बैलेंस है, मतलब काफी ज्यादा एक इंट्रिकेट काम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि बहुत ही जो बारीकी से आपको यहाँ पर देखे करना पड़ेगा। तो ये सब जो चैलेंजेस वगैरह रहते हैं, फाइनेंशियल्स जो है वो है ना, अकाउंट्स वगैरह कैसे देखेंगे, जो भी आपसे बात कर रहे हैं वही है। टेक्नोलॉजी वगैरह भी जो है कि हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, तो किस तरीके से उसको ट्रांजेक्शन किया जाएगा, कैसे बैकअप लिया जाएगा, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर चैलेंज होता है। तो ऐसा नहीं है बस मर्जर बोल दिया तो तुरंत मर्जर हो जाता है, फिर डी मर्जर बोल दिया तो बहुत आसानी से वो अलग होता है। तो ये जो है काफी ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जैसे जस्ट फॉर द एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ठीक है अभी करंट अफेयर्स के लिए हम यही वाला चैनल चलने देंगे, UPSC बाय प्रतीक या प्रतीक सौरभ, और एक जो है अलग से हम रखेंगे बैचेस जिसमें बाकी चीजें रहें। ठीक है, तो अब वो दो चैनल को अलग सेग्रीगेट करना, फिर वो उतने ऑडियंस तक पहुंचना, फिर उनसे कनेक्ट करना, सबको बताना कि अब हमारा जो है ये अलग अलग हो गया है, आप समझ रहे हैं, तो इसमें कितनों को बीच में लॉस हो जाए, पता ही ना चले, नॉलेज ट्रांसफर ही ना हो पाए, तो ये सब जो है चीजें होती हैं। तो इसलिए इंसान भी चाहता है और गवर्नमेंट भी, कोई भी हो वो चाहता है जो भी हो ये स्टेबल हो, है कि नहीं? यहाँ पे अगर हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तो चलो ठीक है, एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है वो दूसरों को भी बता दे रहे हैं, और जिन्हें लग रहा है कि अब हमें हमारा टेन्योर है, कोई भी एस्पिरेंट है जिंदगी भर के लिए देखिए सब्सक्राइब करके नहीं बैठा रहेगा। वो एक टाइम है, या तो उसका सिलेक्शन वहां तक हो जाए, अदरवाइज उसके बाद वो यहाँ से जाएगा।
है कि नहीं? तो ये यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस होता है कि ये यहाँ पर इस तरीके से इनटेक और एक आउट होना, क्योंकि भाई जिंदगी भर कोई सेम एज में तो रहेंगे नहीं। अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो भाई 32 क्रॉस करेंगे, एक टाइम के बाद आएगा, या फिर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर कोई और जॉब कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि अब जरूरत नहीं है, तो अभी हम यहाँ से हट जाते हैं। बट मेरा मानना है चैनल ऐसे में अनसब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर्स जो है वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्किंग एनीवेयर, तो आप वो वैसे भी पढ़ सकते हैं। इवन यू कैन शेयर विथ योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर कलीग्स, कि ये देखो ये भी न्यूज है ना, ये सब जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना इस चैनल पे, ये जो बाकी मीडिया दिखा रही है इससे फार बेटर है कि कम से कम हम जो है मंथ के कुछ घंटे यहाँ पे निकाल के ये सब चीजें देख लें, है कि नहीं? ठीक है। अब चलिए न्यूज एंड शॉर्ट्स को है अब हम कवर करेंगे। अच्छा, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल पे जो ऑल उस पर क्लिक कर लें, ताकि सारे वीडियो जो है जैसे अपलोड हुआ करे आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। अब देखिए इंडिया एक्सटर्नल डेप्थ की अगर हम बात करें, तो एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो हमारा जो एक्सटर्नल डेप्थ है वो 10% से बढ़ा है। ठीक है। और वैल्यूएशन इफेक्ट अकर्स ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर। अब क्योंकि यूएस डॉलर का एप्रिसिएट होगा, तो मतलब इसका मतलब है कि हमारा रुपये बीच में क्या वो काफी डेप्रिशिएट हो गया था, तो उसी को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक्सटर्नल डेप्थ और ज्यादा डॉलर लेने पड़े। मान लीजिए पहले 80 रुपए में एक डॉलर आ जा रहा था, ठीक है, 80 रुपए में एक डॉलर आ जा रहा था। अब जो है एक डॉलर के लिए खर्च करने पड़ रहे थे 88 रुपीज। आई बात समझ में? तो 80 का 10% ही होता है ना 88, तो लगभग लगभग एक्सटर्नल डेप्थ को भी 10% से बढ़ा दिया, ताकि ये जितना हमको डॉलर चाहिए वो आ जाए। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब ये क्या है, एक्सटर्नल डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, ये लगभग 19% के आसपास है। पहले 19.0 था, अब 19.1। ठीक है, सितंबर से ये जो है हल्का सा यहाँ पर चेंज आया है। कंपोजिशन की बात की जाए तो यूएस सॉरी, यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेप्थ है यहाँ पर, एंड लोन कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट कंपोनेंट। तो जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो लोन है, लोन के थ्रू यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि डॉलर हमारे पास आया है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, और क्या क्या सोर्स है डॉलर के आने के? भैया एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब रहेगा वहां से भी आएगा। ठीक है, कि वहां से डॉलर आ रहा है हमारे पास। और इनफैक्ट जो हम रेमिटेंस जो दूसरे देश से जो भारत में है और हमारे देश में जो पैसा भेज रहे हैं वहां से भी क्या डॉलर आ रहे हैं हमारे पास। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर रहती हैं। ओके, क्लियर? ठीक है। अब की रिकमेंडेशन क्या है कि भाई मैनेज कैसे किया जाए एक्सटर्नल डेप्थ को? तो डाइवर्सिफाइंग करेंसी ट्रांजेक्शन, कि भाई सिर्फ यूएस पे रिलायंस ना रहे, बाकी पे भी जो है हम जैसे रुपए रुपए के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर, आपने देखा हम रशिया के साथ किया, हम श्रीलंका के साथ कर रहे हैं, हम बहुत सारे कंट्री के साथ कर रहे हैं। हमारा जो भीम या फिर जो अपनी यूपीआई जो है या भीम ऐप, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं इस पे ओवर जो हम डिपेंडेंसी हो गई थी उस चीज को वैसे भी कम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वही रिकमेंडेशन दिया भी जा रहा है, ये वो जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेब्ट प्रैक्टिस लाइक बोरोइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, जो भी हम बोरो करें वो इन्वेस्टमेंट करें उसका। देखिए एक बात समझिए आप, कि अगर मानिए मैंने यहाँ पर लोन उठाया, ठीक है, मैंने जो यहाँ पर लोन उठाया और वो लोन जो है सैलरी में, जैसे कि अब बैच की पीपीटी दिन पर जो बना रहे हैं, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर खर्च कर दिया, तो ओवरऑल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वैसे ही रह जाएगा। ओके, बट अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करें, कि यहाँ पर हम एक जो है इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर एक कोचिंग खोलते हैं, ओके, तो वहां से जो रिटर्न्स आएगा उससे हम ये लोन भी चुका देंगे। तो एक रिटर्न्स आ रहा है ना कहीं, बट अगर मैंने किसी को सैलरी दी थी तो क्या रिटर्न्स, मतलब समझ रहे हैं? तो ये जो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट वहां पर वो होना चाहिए। आप जो है और अपने लैपटॉप्स खरीद लें, ये सब चीजें करें, तो वो वहां पर ये रहेगा, तो सब सस्टेनेबल डेब्ट प्रैक्टिस है। अदरवाइज वो हाल हो जाएगा कि एक टाइम के बाद जितने भी बैचेस चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, वो सब कुछ बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है, आपको एम्प्लॉयज को है उन्हें भी निकालना पड़ेगा, कि अब कहाँ से उन्हें कंटिन्यू फिर पैसा दे पाएंगे जब वो पूरा कैश बर्न हो जाएगा। तो ये कोई भी चीज हो, इट्स अबाउट, अगर छोटा सा यूनिट है, छोटा सा बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, आपका कोई भी प्रैक्टिस हो, चाहे गवर्नमेंट ही ले रही हो, सबके लिए ये सब चीजें ना इट्स होल्ड्स ट्रू। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से आप क्या करें। अब अभी अगर मानिए आप ही तक हम सब पहुंचे हैं, इतने हजार सब्सक्राइबर्स हुए हैं, इतने रिकॉर्ड टाइम में बैचेस चल रही है, सब चल रही है, तो भाई कितना हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे होंगे,
ऑब्वियसली मिनिमल, लेकिन करना तो वहां भी पड़ जाता है। इसके बाद जो है आप किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, तो किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है, सब वहां पे जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे इस तरीके से होनी चाहिए कि सस्टेनेबल प्रैक्टिस करे। ओके, ये चीज जो है काफी ज्यादा जरूरी है कि कल हो कि अगर मानिए कि हमने कुछ 2 लाख रुपए का क्या किया, एक स्क्रीन ले आई बड़ी सी, ठीक है, जो डिजिटल स्क्रीन है, वो फिर भी ठीक है। लेकिन हम अगर एक काम करें कि हम 2 लाख रुपए की बाइक ले आए, गाड़ी ले आए, कार ले आए, कुछ भी ले आए, और वहां पे यूपीएससी वाले प्रतीक सर का पूरा एडवर्टाइजमेंट पूरे हर जगह बस दौड़ा के वो करवाते रहे, तो कैश बर्न हो जाएगा, उतने रिटर्न्स रहेंगे नहीं। आई बात समझ में? और फिर जब लोग आएंगे तो बोलेंगे उतना इंफ्रा नहीं है, क्योंकि फीस बढ़ानी पड़ेगी इस चक्कर में, क्योंकि लोन लिया था। है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें होती है वहां पर, समझने वाली बात होती है। और अब जितने आप ये सब एरिया में ये सब चीजें करेंगे, आपका दिमाग भी उस एरिया में वहां पे कंज्यूम होगा, तो आप कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो, वो नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल वर्ड जो है वो बहुत सारी चीजें सोच के आता है, ऐसे नहीं है कि बस ये कर दिया तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो गई। उसके पीछे अब आपने और क्या क्या सोचा है, इट मैटर्स, है ना, इट मैटर्स अलॉट। फिर देखिए, बैलेंसिंग बोरोइंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो बोरोइंग से इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको इसी से बताया, कोचिंग में भी अगर भाई आप बोरो कर रहे हो कहीं से, तो उसको ग्रोथ दिखनी चाहिए, तभी तो आप उनका पैसा भी वापस करोगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करोगे। है कि नहीं? फोकस ऑन रोबस्ट फिस्कल पॉलिसीज, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की भी यहाँ पर बात की गई है। अब मॉस्पी रिलीजेस कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर्वे, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर लाया है। ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो एनएसओ अंडर मॉस्पी वाज कंडक्टेड अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिक एक्ट 2008। ठीक है, इन्होंने क्या लाया है, कैपेक्स सर्वे लाया है। इसके तहत क्या बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है वो 66% ग्रू हुआ है ये 3 सालों में। तो ये अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज अकाउंटेड 48% ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस है वो अकाउंट करता है 48% ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इन 24-25। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कैपेक्स इतना है। ओके, इन 24-25 मोस्ट एंटरप्राइजेस फोकस्ड कैपेक्स ऑन कोर एसेट। किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया? कोर एसेट पे। सब प्रीलिम्स के लिए सीधे आज के लिए एसेट बन जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है, परसेंटेज ये सब जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विद अदर इन्वेस्टिंग इन वैल्यू एडिशन, अपॉर्चुनिस्टिक एसेट एंड डाइवर्स स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एनएसओ के अंदर ये आता है। इन्होंने यहाँ पे कैपेक्स निकाला हुआ है एज पर एक्ट 2008। अब चैलेंजेस क्या क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर में? कैपेक्स का ही वही मतलब है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैप से कैपेक्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर, वही जो कहा कि भाई सही जगह है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है काफी ज्यादा जरूरी है। इससे क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है? बाय इन्वेस्टिंग इन कैपेक्स कंपनीज कैन एनहेंस देयर ऑपरेशनल इफिशियंसी, ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ेगी, इनोवेट करेगा प्रोडक्ट, ये सब। अब समझिए, लेकिन कर तो देंगे, बट इसका दिक्कत क्या है? अब जिसकी मानिए हम भी जो है यहाँ पर सोचे कि काफी टेक्नोलॉजी लाए, कुछ एआई के थ्रू कुछ काम करवाएं, है ना, बाकी भी चीजें जो है वो एआई के थ्रू अगर हो जाए तो बढ़िया है। बट जो उसके रिसर्च जब लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वो उसमें जब पैसा आप ज्यादा दे दे रहे हो, तो उससे दिक्कत क्या हो जाती है ना, कि बाकी जो फिर आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जब फीस देना है, आपको सैलरी देनी है एम्प्लॉयज की, और बाकी चीजें, तो वो उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो भी देखना है कि कितना आप ये रेशियो रख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंट होता है कि देखो ये नए नए साइट्स परचेज कर रहा है, नए नए जगह अपने ऑफिस खोल रहा है, तो उससे भी उन्हें भी क्या होता है कि भरोसा बढ़ता है। बट अब सिर्फ सैलरी बढ़ा दो और ये सब चीज कर दो तो उससे भरोसा नहीं बढ़ेगा। है कि नहीं? तो ये जो होता है कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर इसे कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अब कोस्टल शिपिंग बिल, अब ये बिल है। ठीक है, अब ये जो बिल है, ये जब एक्ट बन जाएगा और ये आएगा ही अगले आने वाले महीनों में, तब हम इसे इन डेप्थ पढ़ेंगे। क्योंकि बिल में क्या होता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। बिल एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट के एसेंट हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं, तब। अब देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनको क्लियर नहीं होगा, आज अच्छे से हो ही जाए। देखिए, ये क्या, क्रिएटिंग एसेट फॉर फ्यूचर, जिसने कहा ना, आप ऑफिस खोल रहे हैं, आप नए लैपटॉप्स ले रहे हैं, आप वाईफाई कनेक्शन लगा रहे हैं, ये सब इट डज नॉट क्रिएट एसेट। ठीक है, या रिड्यूस लाइबिलिटी भी नहीं करता किसी को। ऐसे आप सैलरी बढ़ा दिए, आपने एडवर्टाइजमेंट में ढेर सारे पैम्पलेट बांट दिए, समझ रहे हैं? तो ये इससे क्या है कि
एसेट हुआ जी नहीं। इसलिए क्या होगा, डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंड नहीं कि भाई इतना एडवर्टाइजमेंट लगता है, ये लगता है, इतनी सैलरी देनी पड़ती है, ये सब चीजें होती है। तो ये है यहाँ पर डे टू डे के लिए, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। भाई ऑफिस आपका एक दिन में तो नहीं बन जाएगा, आज कंस्ट्रक्ट करना चालू करो कि 6 महीने भी ले रहा है बनाने के लिए, उसके बाद वो होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के डे टू डे ऑपरेशन के लिए वन टाइम और इनफ्रिक्वेंट स्पेंडिंग, इसे वन टाइम इनफ्रिक्वेंट है, इसे बार बार है। ऑन गोइंग या रिकरिंग, इसे अब ये बिजली बिल हर महीने का देना है, वाईफाई बिल हर महीने का देना है। तो बिलिंग जितनी हो रही है इस तरीके की, जो समझ रहे हैं आप, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, मेंटेनेंस का, सफाई का, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, है कि नहीं? आई बात समझ में? अब कोस्टल शिपिंग बिल जो है जब से एक्ट बन जाएगा, ये हम देखेंगे। तो इस तरीके से चीजों को आपको स्किप भी करना है, आप क्या स्किप करना भी सीख जाएंगे कि हाँ ये अभी अभी नहीं देखना है। न्यू स्टील पॉलिसी की अगर बात की जाए, तो न्यू स्टील पॉलिसी जो है डीएमआई एंड एसपी के द्वारा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। ठीक है, लॉन्च किया गया था 17 में, रिवाइज किया गया 19-20 और अब 2025 में। गिवन प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड स्टील इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। अगर गवर्नमेंट कहीं से खरीद रहा है, उसे जरूरत पड़ रही है स्टील की, तो वो पहले डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड स्टील को क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा। ठीक है, कवर्स ऑल प्रोक्योरमेंट अबव 5 लाख, 5 लाख के ऊपर के जितने भी प्रोक्योरमेंट होते हैं वहां पे प्रेफरेंस से दिया जाएगा प्रोक्योरमेंट पर। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हो गई, डिपार्टमेंट हो गया, एफिलेटेड एजेंसीज हो गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीओसीओ हो गया, ट्रस्ट, सेक्यूरिटी बॉडीज, कोई भी हो, अगर ऑल प्रोक्योरमेंट अब 5 लाख है, वहां पे कवर किया जाएगा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में? इससे अच्छा है भाई इंडियन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट होगी, डिपेंडेंसी जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा सीवियर कंपटीशन के कारण जो लैग कर जाते थे, वहां पर ये चीजें नहीं होंगी। अगर अच्छी बात है ना कि जितना आउटपुट आ रहा है उसका अगर मान लीजिए 20-30% अगर एक किसी फिगर दे रहा हूँ, यही कंज्यूम कर ले, तो इनके लिए भी आसान हो जाएगा। फिर वो भी कोशिश करेंगे अब हम हमारा प्रोडक्शन भी अप कर लेते हैं कि भाई 30% के आसपास तो ये कंज्यूम कर ही लेते हैं, अब हम इसे फिर से इनहेंस कर लेते हैं। आई बात समझ में? ओके, तो ये चीज जो है हमारी हो गई। बाकी स्टील सेक्टर जो है अच्छे से यहाँ पर कवर किया हुआ है अक्टूबर 2024 में। इसलिए कहता हूँ कि पिछले एक साल से लेके कम से कम आप जो है अब एटलीस्ट जून 2024 से लेके अब अगले साल तक आप ये करें। अब मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे, कंटिन्यू यहाँ पर रखें। ठीक है, बाकी जो है आप अगर हमारे प्रीलिम्स प्लस मेंस, साथ में करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, और साथ में मेंटरशिप भी रहेगा इस बैच में। तो ये आशा बैच जो है यहाँ पर कोर फाउंडेशनल प्लस आपके मेंटरशिप बैच। ठीक है, ये अगर आप लेना चाहते हैं या इसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप डायरेक्टली हमें कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिसके थ्रू आपको ये जो है पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप सीधे इंक्वायरी कर सकते हैं बैच के बारे में। ओके, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है आपका, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसके बारे में बात की गई है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है रिसेंटली नोटिफाइड लिस्ट ऑफ लग्जरी आइटम ऑन विच टैक्स पेयर विल हैव टू पे 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो लग्जरी आइटम के लिए चीज किया गया है कि जो भाई लग्जरी लोग अक्सर बहुत रिच लोग ही लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर किया गया है। तो it is tax payable by the settler which he collects from the buyer at the time of sale। तो मतलब जो बेच रहा है, जो सेलर है, मान लीजिए आप कोई लैम्बोर्गिनी ले ली है, तो जो सेलर है वो आपसे 1% एक्स्ट्रा आपसे लेगा और फिर वो देगा कहाँ पे, टैक्स को प्रॉपर वहां पे सबमिट करेगा कि भाई ये टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स पे ही वहां पर टैक्स कलेक्शन की बात है। ओके, सेलर इज कैटेगराइज्ड एज any individual or organization authorized under TCS which include central government, state government, local authority, partnership firm या कोई भी। ठीक है, इसके अलावा भी जो बाकी आते हैं। सेफ हार्बर की बात की जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नोटिफाइज अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स रूल 1962। तो ये जो है 1962 में अमेंड किया गया है टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स। ये क्या है कि इंक्रीजिंग थ्री फॉर अवेलिंग सेफ हार्बर फ्रॉम 200 करोड़ टू 300 करोड़। तो ये यहाँ पर बढ़ाया गया है, इंक्लूडिंग लिथियम आयन बैटरीज के लिए, फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन डेफिनेशन ऑफ कोर ऑटो कंपोनेंट। ठीक है, तो सेफ हार्बर जनरली क्या है ना, ये डिफाइन किया गया सर्कमस्टेंस इन विच टैक्स अथॉरिटी सेल एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर बाय द टैक्स पेयर एट द आर्म्स लेंथ। ठीक है, वो जो बोल रहा है कि ठीक है भाई इस हिसाब से आपका टैक्स हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसके लिए लिमिट जो है सेफ जोन बना दिया गया 200 से आप 300 करोड़ तक। ज्यादा तहकीकात कुछ कुछ नहीं होगी कि ठीक है आप ये काम कर रहे हैं ना, कभी कुछ 19-20 हो गया तो आपको यहाँ पर ये इतना परेशान नहीं होना है। तो इसलिए एक सेफ हार्बर है
कि भाई जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनके लिए तो लिमिट बढ़ा दी तो उससे 300 कर। अब जो कंपनी बहुत बड़ी हो गई, अब आपके साथ टर्न ओवर है, अच्छे से सीए रखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे, बाकी चीजें करें और इसे बेहतर बनाए, तब तब हम आपकी चीजें जो हम नहीं मानेंगे। बट अभी जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज में है, क्योंकि वैसे इसलिए भी किया गया है, क्योंकि सब बहुत ज्यादा कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री है। देख सकते हैं लिथियम आयंस बैटरी वगैरह, ये कोई सर्विस इंडस्ट्री नहीं है कि लिथियम आयन इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो ये इसके लिए यहाँ पर ये चीज बढ़ा दिया गया है। समझ में आया? ठीक है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के लिए क्या है, नया गाइडलाइन आया है। कहा गया है आरबीआई यहाँ पर क्या करेगा, ऑल्सो सेड दैट बैंक नीड टू असाइन अ लोअर रन ऑफ फैक्टर ऑन रिटेल डिपॉजिट। ठीक है, तो लोअर रन ऑफ फैक्टर की बात की गई है। रन ऑफ फैक्टर क्या है, रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कॉट बी विड्रॉन बाय डिपॉजिटर इन स्ट्रेस सिनेरियो। मानिए कि आपने जो है एक जगह 1 लाख रुपए फिक्स कर दिए, अब वहां पर था कि जनरली इसे आप तोड़ नहीं सकते हैं, बट फिर भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया सिनेरियो कि आपको निकालना पड़ेगा, तो कम से कम 40% रुपए निकालने दे, 30% निकालने दे, 60% निकालने दे। तो वो जो बोला गया स्ट्रेस सिनेरियो में ये कहा गया, तो रन ऑफ फैक्टर को यहाँ पर जो है परसेंटेज डिपॉजिट जो भी कर रहा है वहां पे निकालने की वजह से। अब देखिए, अब प्रोविडेंट फंड कटता है, अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयड है तो जो प्रोविडेंट फंड कटता है अराउंड 8.25% के आसपास अभी कुछ है, तो वो कहा जाता है कि सीधे रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। बट अगर आप कभी घर बना रहे हैं तो उसमें भी वो एक आपको निकालने कुछ परसेंटेज दे देता है। आप जो है इसके बाद अगर शादी कर रहे हैं, बच्चों की आप चाह रहे हैं कि नहीं थोड़ा करते हैं, तो वो वहां पे भी अलाउ कर देता है। या फिर आप अपना अगर मान लीजिए एजुकेशन में बच्चों के, तो वहां पे भी अलाउ कर देता है, तो 2-3 बार अलाउ करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, या फिर कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाए या फिर जॉब चली जाए, जैसे 4-5 सिनेरियो में यहाँ पर ये करता है। वैसे यहाँ पर इसकी बात चल रही है जो कि गाइडलाइन दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, आई बस समझ में? तो यही चीजें हैं इस आर्टिकल में। अब देखेंगे हम अगला, आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखिए, हमारा काम है कि आपको यहाँ पे जो इसका क्रक्स है वो बता दे, कोई भी आर्टिकल है उसका। बाकी आप इंडेप्थ लाइन वाइज लाइन पढ़ना चाहते हैं और अंडरलाइन करके, वो अच्छी बात है, आप कर लीजिए। लेकिन वो हमारा ये कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें हो जाए, उसी का सॉफ्ट नोट बना ले, और वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, है कि नहीं? अब देखिए, आईएमएफ का क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये सीधे प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत बार पूछा भी हुआ है। आईएमएफ का क्या है, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो आईएमएफ निकालता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है रिमेन एलिवेटेड। तो ये कह रहा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी एलिवेटेड है, राइजिंग कंसर्न अबाउट देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे कि मल्टीपल थ्रेट टू सप्लाई चेन। अब बार बार देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूएस चाइना, बार बार, कभी कोविड के कारण, कभी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इसके कारण जो है मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। फ्रेगमेंटेड टैक्स इन्वायरमेंट है, मिनिमम ग्लोबल टैक्स इज बिकमिंग अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्री। ग्लोबल टैक्स लिया ही नहीं जा रहा, हर चीज में देखिए टैक्सेशन कम करो, कम करो, फ्री, ये सब जो चीजें हैं। वाइल अदर आर विड्रॉइंग फ्रॉम मल्टीलेटरल टैक्स पॉलिसीज, इससे अलग हो रहे हैं, जिसके कारण भी वो फ्रेगमेंट्स में टूट रहे हैं। एक ग्लोबल वे में जो पहले हो रही प्रैक्टिस, वहां पे चीजों की दिक्कत है। और मान लीजिए कि अब दूसरा देश बोल रहा है कि ठीक है, हम कम से कम ये देश ने टैक्स माफ कर दिया, मान लीजिए इंडिया, चाइना क्या कर रहा है, डंप कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज भी जो है उतने अच्छे से हमें फ्लरिश नहीं कर पा रही है। ठीक है, वो कि वो कम रेट में हमें दे देते हैं, और मान लो कि इंडिया बोले कि नहीं, हम ऐसे टैक्स वैक्स नहीं करेंगे तो आप आइसोलेट रह जाओगे। तो ये बहुत सारे जो है कंसर्न्स आ रहे हैं, उसी के लिए बात यहाँ पे कर रहा है। अब आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए, ट्रेड वॉर, अब वो हमने ऊपर डिस्कस किया, वो नीचे, तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है इस तरीके से ऑलरेडी रहती है। एंड आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कंटिन्यू, और हर यहाँ पे जैसे कि 2 साल से पढ़ा रहे हैं, इसके पहले से तब खुद पढ़ ही रहे थे, तो होता क्या है कि ये रिपोर्ट्स वगैरह जो है हर साल हमारे आंखों के सामने से गुजरती रहती है, ये सब रहता है, तो पता रहता है कि इसमें और क्या लिखा जा सकता है, क्या इसका निष्कर्ष होगा। इसीलिए आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत होकर जो पढ़ाया जा रहा है वो सुन के कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे आपको इसलिए हाईलाइट कर दिया कि देखिए ये सब चीज वही बातें यहाँ पर की गई हैं। बट अब सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट होगा, है ना, तो वो सब ऑलरेडी आपको बोल दिया कोविड से, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पे कोविड लिखा होगा तो ही वो चीज होगी, होता है ना डिसरप्ट, वो हमने खुद ही देखा है। तो ये सब जो है चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, ठीक है। अब देखेंगे ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक। ठीक है, अंडर अंडर करंट कंडीशन जो वॉल्यूम है वर्ल्ड मार्केटाइज्ड का, वो 0.0
0.2% डाउन हुआ है, मतलब जितने गुड्स आ रहे थे जा रहे थे उसमें कमी आई। अब समझ रहे हैं इस बात को? तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझ रहे हैं कि लोग अब कम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, है कि नहीं? इसे ये भी निष्कर्ष निकलता है कम उस तरीके से अब जो है ये नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो है स्टीप जो है यहाँ पर डिक्लाइन दिखा है नॉर्थ अमेरिका में, वेयर एक्सपोर्ट आर फोरकास्टेड टू ड्रॉप बाई 12.6%। इतना ज्यादा एक्सपोर्ट में डिप आया है, एक्सपोर्ट में डिप आया है। सीवियर डाउनसाइड रिस्क एग्जिस्ट, ठीक है, जिसके कारण भाई ऑब्वियस सी बात है कि सर्विस ट्रेड इज फोरकास्टेड टू ग्रो 4%। सर्विस तो बढ़ रहा है बट जो सामान की हम बात करते हैं वो उसमें काफी ज्यादा कमी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सर्विस का क्या मतलब हो गया? अब जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आप ये लेक्चर्स को जो कंज्यूम तो कर रहे हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं नहीं, लेकिन वहां पे जो मर्केंडाइज का मतलब ये हो गया, मर्केंडाइज का मतलब ये हो गया कि अब कोई भी सामान गुड्स, जैसे लैपटॉप आपके हाथ में है, वो हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर कोई है, ठीक है, तो वो क्या है? वो सर्विस है। यूट्यूब जो है वो सर्विस है। तो ये जो है सर्विस सेक्टर जो ग्रो हो रहा है, बट बाकी जो आपका जो है गुड्स रिलेटेड वो नहीं हो रहा, बट सर्विस रिलेटेड हो रहा है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए, याद रखेंगे, सीधे कोट करेगा। UNCTAD रिलीजेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ठीक है, तो ये रिपोर्ट प्रोवाइडेड अ रोड मैप फॉर इंश्योरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर है पोटेंशियल क्या है एआई का, एआई इज एक्सपेक्टेड टू रीच 4.8 ट्रिलियन बाई 2033। तो 4.8 ट्रिलियन है, लगभग लगभग जो अभी भारत का जीडीपी है उसके अराउंड पहुंच जाएगा अकेले सिर्फ एआई। तो एआई कितना ज्यादा है कि इम्पैक्ट करेगा 40% जॉब वर्ल्ड वाइड। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं हो सकता है वो इम्पैक्ट हो जाए एआई के कारण, ठीक है। और बट इससे फायदे हैं कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी along with concern regarding automation and job displacement। ये चीजें होंगी, इसलिए एआई सीखना भी काफी जरूरी है। ये भी जो आप सीखे थोड़ा तो काफी अच्छा आप सबके लिए रहेगा। क्लियर? 40% ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट R&D स्पेंडिंग जो है फ्रॉम 100 फर्म्स मेनली इन यूएस एंड चाइना। तो लगभग 40% ग्लोबल का जो R&D जो स्पेंड हो रहा है सिर्फ दो कंट्री कर रही है। यही रीजन है कि इनका आप देखिए हर चीज में काफी अच्छे है, इनका जीडीपी से लेके सब चीज में अच्छे क्यों है? क्योंकि रिसर्च में काफी ज्यादा यहाँ पर पैसे लगाते हैं। और एआई के लिए जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है 70% अकेला यूएसए कर रहा है। तो यही रीजन है यहाँ पर यूएसए छोटा है कंट्री एज पर चाइना, ठीक है। अगर हम इंडिया से भी compete ना भी करें, चाइना से भी करें, चाइना का पॉपुलेशन है सब कुछ है, फिर भी इतना क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग है, डिफेंस में काफी स्ट्रांग है। ये दो एक ऐसे सेक्टर्स है जहां पर यूएसए का हाथ पकड़ना काफी मुश्किल है। तो ये रीजंस यहाँ पर हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, जो आईसर है, ये क्या यूएन ग्लोबल फॉरम पॉलिसी मेकर है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है और एक स्टैंडर्ड सेटर है कि भाई किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, लेड बाय एक्सपर्ट्स इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर इसमें आती है, ठीक है। इट होल्ड्स इट्स एनुअल सेशन इन जिनेवा टू एड्रेस इमर्जिंग इश्यूज इन इंटरप्राइजेस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये इसमें आता है, मेंबर कौन कौन से हैं? 9 अफ्रीकन, 7 एशियन, 6 लैटिन अमेरिकन और 3 ईस्टर्न यूरोपियन और 9 वेस्टर्न। तो ये सब जो है यहाँ पर इसके मेंबर है, ठीक है। एनुअल सेशन जो है यहाँ पर जिनेवा में हुआ है, क्लियर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो है 150 साल पूरे हो गए। अब ये जो है आपका द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर 1875 में यहाँ पे आया था, एशियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंजर, है ना। बीएससी बिकम्स फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बीएससी जो है यहाँ पे फर्स्ट क्या बना? स्टॉक एक्सचेंज बना इंडिया का। तो ये याद रखेंगे, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, स्टेचुरी बॉडी है जो कि, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है। अब केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, ये जो बिल है अगेन बाद में हम देखेंगे, ठीक है। नैनो सल्फर, अब इसके बारे में देखिए ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पर मई 2024 में देखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बोल देते कि जब खुद बोल देना विजन भी जाके आपको देखना है। तो अब मैंने जून कहा है वो मिनिमम है, आप चाहे तो पिछले साल के जैन से भी पढ़ लें, ठीक है। तो आप क्लब्ड वीडियोस है एक साथ, वही आप देख लें, वो आपको मिल जाएगा, ओके। वो आपको मिल जाएगा, माइन्यूट से चार्ज लगेगा 20, 25, 29 रुपीज कुछ। वो आप देखिए, आपको सारे वीडियो के आपको एक्सेस मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, एक जो प्लेलिस्ट बनी है वो पढ़ ले सीधे, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा मंथ है। ये ऑलरेडी तो हम एक मंथ पीछे रहते हैं, है कि नहीं?
जून खत्म पे रहता है, हम ये पढ़ रहे होते हैं। तो ये सब हमें इतना नहीं सोचना है कि कौन सा वीडियो आगे कौन सा पीछे। जो उस वीडियो में बताया जा रहा है क्या वो मेरे नॉलेज में है या नहीं है, तो मुझे नोट्स बनाना है, एज सिंपल एज दैट। नैनो सल्फर जो है बाकी, ये आपका तेरी साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या किया, डेवलप किया है। ओके। ये इंक्रीज मस्टर्ड यील्ड 30 से 40% क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। इट इज कंप्लीटली ग्रीन प्रोडक्ट है, जो कि बायोलॉजिकल एजेंट लाइक प्लांट प्रमोटिंग बैक्टीरिया, जो कि सिक्रेट से एंजाइम एंड मेटाबोलाइट्स, ये जो करते हैं, तो क्या है, पूरे ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। दिस मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर नैनो फर्टिलाइजर। तो नैनो फर्टिलाइजर से अलग है, सच एज नैनो यूरिया एंड नैनो डायमोनियम फॉस्फेट। तो इससे ये बिल्कुल अलग है। नैनो सल्फर हैज एंटी बैक्टीरियल एंड इंसाइडल प्रॉपर्टीज। तो ये इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है। बेनिफिट क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इनहेंसिंग प्लांट स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है, कि भाई बहुत ज्यादा धूप है, ठंड है, छांव है, बर्फ है, उसमें रेजिस्ट कर पाए, खराब ना हो, सड़े ना, सूखे ना। एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ाता है। तो ये याद रखें कि नैनो सल्फर। ठीक है। बाकी आप यहाँ से पिछले साल में से आप और जाके आप इन डेप्थ चाहे तो पढ़ सकते हैं, या फिर इस आर्टिकल को आप सीधे गूगल पे डालें, वहां पे भी वो सारी चीजें आपको मिल लेंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद सैलाइन एक्वाकल्चर हब्स। अब ये सैलाइन एक्वाकल्चर हब, ये जो ये दिक्कत हो रही है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब में जो है पुशिंग द सैलाइन एक्वाकल्चर हब, क्योंकि इट रेफर्स टू द यूज ऑफ सैलाइन अफेक्टेड लैंड्स। जहाँ पे ऐसा हो गया कि काफी नमक खारा हो गया है, बार बार, अब देखिए यहाँ पे भी बार बार प्रोडक्शन कर करके, सिंचाई कर करके भी चीजें हो जाती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहां पे करने की बात की जा रही है, लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिशिंग कर लो, ये सब कर लो यार, वहां पे अगर ये दिक्कत है कि एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है तो। चाइना जो है यहाँ पर एक्सपांड कर रहा है इन्फ्लुएंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी में एक्वाकल्चर, रीजनल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स, प्रोक्सिमिटी टू ड्रग स्मगलिंग जोन लाइक गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। तो ये सब जो है यहाँ पर फार्मर्स जो है क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं फॉर सेलाइन एक्वाकल्चर। ठीक है। यहाँ पर ओनली टू 608 ऑफ 58,000 हेक्टेयर आइडेंटिफाइड सैलाइन एरिया। ठीक है। ये जो है सिर्फ इतना ही यहाँ पर किया गया है। और इंडिया स्टैंड्स एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कल्चर्ड श्रिम्प। तो श्रिम्प जो है सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट हम कर रहे हैं, अर्निंग 65% ऑफ इट्स सी फूड एक्सपोर्ट वैल्यू फ्रॉम श्रिम्प अलोन। तो सबसे ज्यादा इसी से ही आ रहा है, श्रिम्प से ही पैसा आ रहा है, विच कैन बी बेटर रियलाइज थ्रू सेलाइन एक्वाकल्चर। अगर हम ये कर दें तो हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला पार्ट रहेगा सिक्योरिटी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।